नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 1 सॉल्यूशन का क्लास 12th एनसीईआरटी से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जो दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर पे जो है कोई भी चेंज, प्रेशर के चेंज करने से कोई भी सॉलिबिलिटी पे चेंज नहीं आता था, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती थी। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक होता था तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटती थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है मैनी गैसेस डिज़ोल्व्स इन वाटर। बहुत सारी गैसेस जो हैं वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, इसीलिए तो एक्वेटिव लाइफ जो है वाटर में सर्वाइव कर पाती है। ऑक्सीजन डिज़ोल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, जबकि ऑक्सीजन गैस अकेली ऐसी गैस है जो बहुत ही कम एक्सटेंट है, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होती है वाटर में। इट इज़ दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये वही डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जिसकी वजह से सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पर ज़िंदा रहती है। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मोस्ट सॉल्युबल गैस होती है वाटर में। ठीक है, नीट का कोई भरोसा नहीं है, जेई मेंस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ ले कि हाईली सॉल्युबल गैस कौन सी होती है तो वाटर में, तो आपको ये याद रखना हाईली सॉल्युबल गैस जो होती है वो HCl होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा गया है कि जो गैसेस की सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड में, वो दो चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्रेशर से और टेम्परेचर से। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लिखा है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैसेस की सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद लिखा है फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर है। कंसिडर अ सिस्टम एज शोन इन फिगर 1.1 है। ये इन्होंने जो ये दिए हैं ये दोनों सिस्टम्स हैं एक तरीके के। ठीक है, द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, जो लोअर पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो ये जो यहाँ पर जो ये पार्ट दिख रहा है ये एक तरीके से गैस है जो कि P प्रेशर पे और T टेम्परेचर पे रखा गया है। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स का क्या होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है डियर? चेंज होता रहता है। ठीक है, that is under these condition rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same। मतलब जितने पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे उतने ही पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, मतलब जितने पार्टिकल गैस से सॉल्यूशन में जा रहे होंगे उतने ही पार्टिकल लगातार सॉल्यूशन से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने यही बात लिखी है। Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मल पिस्टन था, अब यहाँ से यहाँ आने पे इन्होंने क्या किया, 3 ब्लॉक रख दिए तो प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, दिस विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से पहले जो पार्टिकल्स यहाँ तक फैले हुए थे गैस के, ये पूरे उसमें गैस के ये जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के दिखाए हैं एग्जैक्टली। पहले ये पार्टिकल्स कितने दूर दूर फैले हुए थे, अब जब आप सेकेंड स्टेज B देख रहे हो तो उसमें पार्टिकल्स देखो कितने कितने पास पास आ गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल्स कितने पास पास आ गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट। और जो पार्टिकल्स हैं उनका रेट भी बढ़ गया होगा, मतलब ये जो चेंज होने का रेट था वो अब बढ़ गया होगा कि इधर से इधर पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हो रहे होंगे और इधर से इधर पार्टिकल्स भी बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो लिखा है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विज इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये सॉलिबिलिटी गैसेस की तब तक होती रहेगी जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाएगा, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस एबव द सॉल्यूशन एंड दस इट्स सॉलिबिलिटी इंक्रीज। मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कहना ये है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं और पास पास आने की वजह से आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पे लिखा हेनरी एक साइंटिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। हेनरी ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन, ठीक है, किसके बीच में, प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच में दिया था इन अ सॉल्वेंट, विच इज़ नोन एज हेनरीज लॉ।
अगेन हेनरीज लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ नीट एंड बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैस की सॉलिबिलिटी को सॉल्वेंट में बताया था, किसके साथ रिलेशन में रखते हुए, प्रेशर के साथ। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना हेनरीज लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रखा जाता है, कांस्टेंट डियर। तो द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की एक लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, जो कि जस्ट सोल्यूशन से या लिक्विड से एबव होता है। मतलब यहाँ जो भी गैस होगी, ठीक है, उसके पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर होता है, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अगर गैस स्टेट पढ़ी है। पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, किसी भी सिंगल गैस या इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं डियर। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम लोग जनरली पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है कि डाल्टन अ कंटेम्प्ररी ऑफ हेनरी, ठीक है, मतलब सेम जैसे एक जैसे, ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों ने अलग अलग, दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द। डाल्टन के साथ साथ, हेनरी के साथ साथ डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली काम किया और वो भी सेम कंक्लूज़न पे पहुँचे जिस पे हेनरीज पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में, एक सॉल्यूशन में, वो हमेशा फंक्शन होती किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस के, मतलब इंडिविजुअल प्रेशर के गैस के। ठीक है, इफ़ वी यूज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सोल्यूशन एज अ मेज़र ऑफ सॉलिबिलिटी, इन्होंने कहा अगर हम सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं किसी गैस के, तो देन इट कैन बी सेड दैट, तब ये माना जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सोल्यूशन इज़ प्रपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस होगी उसके प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होगा, और जो सोल्यूशन में जो गैस होगी, जो सॉल्यूशन में जो गैस होगी उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, जो डिज़ोल्व होगी सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट दैट, ये डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही लिख के आनी है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज़ प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो वेपर फेज में होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन के। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बनाए गए हैं ऊपर, इसमें ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी होगा, यहाँ जनरली क्या होगा, गैस होगी, ठीक है, लेकिन गैस की यहाँ पर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म। तो गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किस में, सॉल्यूशन में, इन अ सॉल्यूशन। तो उसका हम लोग कौन सा फैक्टर लेंगे, उसका फैक्टर लेंगे डियर मोल फ्रैक्शन। क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक, लेकिन जो भी गैस ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, तो जो भी गैस ऊपर की तरफ होगी उसका हम लोग क्या लेंगे, उसका हम लोग डियर लेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे। और वो पार्शियल प्रेशर किस फेज़ में होगा, ऑब्वियस सी भी बात है, गैस है तो किस में होगा, वेपर फेज़ में होगा। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पूरी लाइन से। आई होप इतना समझ गए होंगे। एंड इज़ एक्सप्रेस्ड एज P इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पर के एच क्या है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट, ठीक है, एक्स क्या है आपका डियर, मोल फ्रैक्शन। कहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा, ये मोल फ्रैक्शन कहाँ पर होगा, सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। और किसका होगा, गैस का। पार्शियल प्रेशर भी किसका होगा, गैस का, लेकिन किस में होगा, वेपर फेज में डियर, किस में होगा, वेपर फेज में। ठीक है, इफ़ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सोल्यूशन, देन वी शुड गेट अ प्लॉट ऑफ दिस टाइप। अब देखो ये प्लॉट कैसे बना, अगर मैथमेटिकली रटना चाहो तो रट सकते हो, लेकिन अगर इसे समझना चाहते हैं डियर तो इसको समझने का एक तरीका बड़ा अच्छा है। इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से देखो, हमें कभी भी कोई भी चीज़
मतलब जो है वो ख़राब नहीं समझाई जाती। हम लोग सोचते हैं कि शुरू में फ़िज़िक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, ग्राफ्स वगैरह, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है। देखो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें तो हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शंस के बीच में, ठीक। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर हमारा क्या हो गया, एक तरीके से वाई एक्सेस हो गई, ठीक। एक्स एक्सेस किसके बराबर हो गई डियर, जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो गई, एक्स एक्सेस के। बचा क्या बीच में, एम। तो देखो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अगर P इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स है, ठीक, तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और प्लस क्या होता है c। अब जब c यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि c क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर जो भी इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। अब इसके बाद y और x, तो y में क्या है तुम्हारा प्रेशर, तो देखो y में पार्शियल प्रेशर, x में क्या है मोल फ्रैक्शन, तो देखो x में मोल फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब, और m क्या होता है, स्लोप। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या बताता है, तो इसका स्लोप बराबर होता है किसके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आई होप इतना मैथ्स समझ में आया होगा कि हमें फ़िज़िक्स में स्टार्टिंग में जनरल मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है। रटना चाहे रट सकते हैं, इस इक्वेशन से चाहे इससे देख सकते हैं। लिखा है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज़ एट द सेम टेम्परेचर। एक सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट KH वैल्यूज़ हो सकती हैं। दिस सजेस्ट दैट KH इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इससे ये पता चलता है कि KH जो है वो आपका नेचर हर गैस के लिए अलग अलग होगा, मतलब KH हर गैस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। इट इज़ ऑबियस फ्रॉम इक्वेशन 1.11, इस इक्वेशन से, दैट द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी गिवन प्रेशर पे, द लोअर इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, उतनी ही कम उसकी सॉलिबिलिटी होगी, ठीक। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2 that KH values for both N2 and O2 increase with increase of temperature, indicating that the solubility of gases increases with decrease of temperature. It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water as in warm water. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब सॉलिबिलिटी गैस की लिक्विड में घटेगी, सॉलिबिलिटी घटेगी, ठीक। इसी वजह से ये एक रीज़न दिया गया है कि क्यों जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती कोल्ड वाटर्स में रैदर देन इन वार्म वाटर्स, ठीक है। ये रीज़न है। अभी तक ये ऐसा कोई भी रीज़न का क्वेश्चन नहीं आया, तो अगर आए तो उसका आंसर होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटती है। अब बात हो रही है KH वैल्यूज़ की, तो उसमें ये है कि अगर KH वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या है, घट रही है। सॉलिबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो लगातार क्या कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। लेकिन उस समय प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब तो KH दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ गैस पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो KH दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर पे गैस के, लेकिन जब सेम टेम्परेचर होगा, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज़ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो कि मैंने बताया था m, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो देखो तुम लोग टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। डाउन द ग्रुप जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन देख रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो। देखो इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, टेम्परेचर नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, देखो कहीं कहीं पर तो सेम है, जैसे यहाँ पर सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो हम इसे ये तो नहीं बोल सकते कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम मान लेते हैं, दो चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं N2 ये है, यहाँ पर टेम्परेचर 303 है, और ये O2 है, यहाँ 293 है। तो
तो देखो यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर घटा, तो देखो KH की वैल्यू घटी नहीं घटी, KH की वैल्यू भी घट गई। तो यानी कि इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि KH जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे T बढ़ेगा, यानी कि KH जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे T घटेगा और सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर को एग्जाम्पल नंबर 1.4 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।